नमस्कार, स्वागत है आप सबका तैयारी शाला पे। मैं समीर, आप लोगों को ये कल हम लोग पढ़ा रहे थे क्या, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। ये हो गया था ना, लगभग दो चीज़ हो गया था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, गर्भावस्था। आज होगा बाल्यावस्था, जिसको हम लोग चाइल्डहुड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। इसमें क्या है, इसका एज कितना है, 6 से 12 साल तक। 6 बरस से 12 बरस तक की अवस्था को रखा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, ये जन्म के बाद दूसरी अवस्था हो जाती है, सेकेंड स्टेज होता है। क्या होता है, क्योंकि जन्म के बाद पहली अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था, सिंपल। बाल विकास में सेकेंड अवस्था में कौन आता है, चाइल्डहुड। देखिए चाइल्डहुड में कितना होता है ना, कि क्या कहते हैं कि 2 बरस के बाद ही हो जाता है चाइल्डहुड वाला, लगभग 2 से 6 पूर्व, जिसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था भी कह देते हैं। तो वो कुछ हिस्सा ना शैशवावस्था में चला जाता है। ऑप्शन में देखिए, अभी क्वेश्चन में आएगा लास्ट में, तो उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानिए कि बाल्यावस्था अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये 6 से 12 बरस तक के ही चलता है। तो ये जन्म के बाद दूसरी अवस्था मानी जाती है, सिंपल। इसमें क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। जैसे ही 6 बरस लगभग डेवलपमेंट तो हो जाता है उसका मानसिक ब्रेन का, फिर वो क्या होता है कि वो बदलने लगता है, उसके अंदर बहुत सारे आदत में चेंज आते हैं। बच्चों वाली आदत छोड़ करके वो थोड़ा सा अपने से खुद से काम करने के लिए लगता है, अपने मतलब कि उसका व्यवहार भी बदल जाता है, बात करने का, क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा बहुत जानने लगता है, वो अपनी आदतों को सुधार लेता है। बच्चा वाला हालत, मतलब जो आदत होता है पहले से, वो बार बार वैसा नहीं करता है, एक बार समझा देते हैं तो समझ लेता है वो चीज़ें। और जीवन का सबसे अनोखा काल कहा है किन्होंने, कोलेन ब्रूस ने। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल कौन कहें, तो ब से बाल्य हो गया, ब से ब्रूस हो गया, याद रखिएगा। कौन कहें जीवन का सबसे अनोखा काल, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे अनोखा। बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये क्वेश्चन, आता है आपका प्रीवियस में पूछा हुआ है ये सारा चीज। तो सबसे अनोखा काल आता है तो बोलेगा तो कोलेन ब्रूस है। इसमें क्या होता है कि बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, उग्र होने लगता है, बहुत ज्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है उसमें, उग्रता बढ़ जाती है उसमें इस अवस्था में, ठीक है। और ग्रुप बनाने लगता है, एक ग्रुप में चलता है, मतलब एक लगभग जैसे उग्रता आती है लगभग 6 बरस में, लेकिन ग्रुप जो बनाने लगता है जब लगभग 9 से 10 बरस का होता है ना बच्चा, तो वो ग्रुप में, हाँ, अपने दोस्त के साथ पीयर ग्रुप करने लगता है, ठीक है। अपने सहपाठियों के साथ या फिर घर के सामने, मतलब घर के अगल बगल में जो दोस्त होते हैं उनके साथ क्या होता है, ग्रुपिंग बना बना कर खेलने लगता है। उसमें भी लीडरशिप वाली थोड़ी सी भावना आने लगती है इस अवस्था में। बहुत सारा चीज आता है, आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही माना जाता है डेवलपमेंट का। इन्फेंसी में तो होता ही है। इसमें क्या होता है कि बच्चों में औपचारिक शिक्षा स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्कूल जाने लगता है। इसके जस्ट पहले हम लोग क्या देखे थे, प्री प्राइमरी स्कूल था, प्री स्कूलिंग एज जिसको कहते थे, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, स्कूलिंग एज। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, सिंपल। और इसको हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि बच्चा मतलब कि एकदम बड़ों की तरह बात करने लगता है, प्री मैच्योर हो जाता है, सीडो मैच्योर। सीडो मैच्योरिटी का मतलब होता है झूठा परिपक्वता। तो देखिए परिपक्व होता नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी किसके हिसाब से आती है, एज के हिसाब से आती है, सिंपल। तो क्या होता है कि बच्चा, कभी देखते हैं कि 5 6 7 साल का बच्चा ही ऐसा ऐसा बात बोलता है जैसा लगता है कि 25 30 साल का कोई आदमी बोल रहा है, तो होता है, तो वो झूठा परिपक्वता होता है, क्योंकि वो बड़ों से सीखता है उस वक्त ज्यादा अच्छे तरीके से, तो उसे जो अच्छा लगता है वो सारी बातें बोलता है। तो परिपक्वता उसमें आ जाती है, सिर्फ झूठा वाला होता है, स्यूडो मैच्योरिटी होती है। इस अवस्था को गेम एज कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो खेलने में होता है। इसके पहले वाला स्टेज में क्या देखे थे, टॉय एज था, क्योंकि वो टॉय एज में क्या होता है, खिलौनों से खेलता है। लेकिन ये जो एज है, ये तो शैशवावस्था के लिए था, लेकिन ये जो गेम एज है, इसमें क्या होता है कि अपने साथियों के साथ या फिर किसी भी तरीके से खेलने पर वो डिपेंड रहता है। इसीलिए ना कहते हैं कि सबसे अच्छी पद्धति अगर इसमें माने तो खेल विधि के द्वारा से बच्चों को पढ़ाना चाहिए बाल्यावस्था में। लेकिन वही अगर शैशवावस्था के बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल में अगर बच्चों को पढ़ाना जाना चाहिए तो किंडरगार्टन पद्धति से,
नाम सुने होंगे, किंडरगार्टन हो गया, मारिया मोंटेसरी पद्धति जो हो गया, उसमें क्या होता है प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, वो ऐसा हाँ तो उसमें सिखाया जाता है। लेकिन इस अवस्था में गेम एज इसीलिए कहते हैं कि इस अवस्था के बच्चों को हम लोग खेल विधि से सिखाएंगे तो वो ज़्यादा सीखेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा पढ़ने के प्रति, सिंपल, और कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है कि लीडरशिप आने लगती है, कहता है जो भी होगा मतलब हम करेंगे, ऐसा वो घर में भी करने लगता है। इसमें क्या होता है कि होमोसेक्सुअल फ्रेंडशिप, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या था, बच्चा खुद से प्यार करता है, खुद से मतलब अपना दोस्त वो खुद होता है। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में जाता है तो समजातीय या समलैंगिक, मतलब जैसे बॉय है तो बॉय से, गर्ल है तो गर्ल से वो चाहता है कि दोस्ती करे, तो समलैंगिक मित्रता वाली भावना इस अवस्था में आती है। सिंपल, मतलब एक ही लिंग के, जैसे क्लास में हो या घर के बाहर हो, तो वो चाहता है कि बस हम लोग एक साथ दोस्ती बढ़ाता है वो एक ही लिंग के साथ, याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही अगला स्टेज जाएंगे किशोरावस्था में, तो उसमें विपरीत लिंग के साथ भी दोस्ती बढ़ाने का उसमें आ जाता है वो अंदर से भाव। चलिए गैंग एज इसी को कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब 9 से 10 वर्ष का बच्चा हो जाता है या 8 वर्ष से ऊपर का, तो वो एक गैंग के रूप में 3 से 4 लोग का ग्रुप बना लेगा और वो अपने तरीके से वो काम करता है, और उसके गैंग में वही लोग होंगे जो उसके विचारों को मानेंगे। ऐसा भी है, ऐसा नहीं कि किसी को भी बना लेगा। चलिए, इस अवस्था को ना डर्टी एज भी कहा जाता है, गंदी उम्र, क्योंकि साफ सुथरा पर ध्यान नहीं देता, वो कुछ भी मतलब गलत सलत करने लगता है, या फिर इसी अवस्था में उसको ध्यान भी देना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा इस अवस्था में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डर्टी एज वाली कौन सी अवस्था होती है, तो बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, हम लोग पढ़ रहे थे ना, बाल्यावस्था ही पढ़ रहे हैं, तो बाल्यावस्था किस को ही क्या कहते हैं हम लोग, डर्टी एज वाली। चलिए, पीयर ग्रुप एज, ऑनलाइन वाले भी, ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, चलिए इसको पीयर ग्रुप एज भी कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी भी कहते हैं। जैसे इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा खुद से खोजने लगता है, हाँ खुद से खोज करके वो चीज़ों को ढूंढने लगता है, सीखने लगता है अपने आप, क्या करता है एक्सप्लोर करने लगता है, अनुसंधान करने लगता है, उसमें रिसर्च करने लगता है वो खुद कि कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। देखिए इसके पहले वाला स्टेज में क्या था, जिज्ञासु था, क्वेश्चन करता था, लेकिन ये अवस्था में सिर्फ वो खोज करने लगता है, वो चीज़ों को देखने लगता है कि कैसे क्या होगा। चलिए, और इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता वाली भावना आ जाती है, क्या गलत है क्या सही है, ये सारी चीज़ें उसमें उसे पता चलने लगता है। सिंपल, चलिए मोरलिटी डेवलप हो जाती है, और स्कूल एज तो हो ही गया। इस अवस्था में ना बच्चा सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, सक्रिय भी होता है, एक्टिव होता है चीज़ों को सीखने के लिए, करने के लिए। हाँ, मतलब कुछ भी घर पे भी कोई काम रहेगा तो वो कर देगा, लड़की लोग जैसे रहेगी तो माँ का हाथ भी बटा देगी, बच्चा लोग भी उस तरीके से एक्टिविटी करने लगता है, वो सक्रिय रहता है, बिल्कुल एक्टिव रहता है। ठीक है, ऑनलाइन वाले सारे वीडियो को शेयर भी करते रहिए। चलिए, थोड़ा बहुत तार्किक चिंतन करने लगता है इस अवस्था में, क्योंकि उसका उम्र कितना है, 6 से 12 था ना, तो 12 वर्ष का बच्चा है, तो क्या वो तार्किक चिंतन नहीं करेगा, सिर्फ रटा रटा चीज़ तो नहीं। उसमें क्या होता है कि बच्चों को सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, तो वो सोचना स्टार्ट कर देता है। तो इस अवस्था में तार्किक चिंतन होने लगता है बच्चों में। पूछेगा आपसे कि तार्किक चिंतन किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसके पहले शैशवावस्था में हम लोग नहीं था, तार्किक चिंतन वो नहीं करता था, जैसा उसको हम बता दिए वैसा वो कर लेता था, उसी तरीके से करना उसको पड़ता था, क्या सही क्या गलत कुछ नहीं उसको पता होता था, ना ही नैतिकता वाला भाव कि क्या गलत हम कर रहे हैं क्या सही। हाँ, अगर पिटा गया तो लगता था क्या कि हाँ ये गलत काम है, नहीं पिटाया तो वो करते रहता था वो काम। तो तार्किक चिंतन भी होता है, मोरलिटी भी आ जाती है। इस एज को एक और बोलते हैं स्मार्ट एज, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है इस अवस्था में बच्चा, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होता है, सुंदर भी दिखता है सबसे ज़्यादा, तो इसी अवस्था को स्मार्ट एज भी कहते हैं, क्योंकि ना दाढ़ी मूछ का चिंता ना कुछ, सिंपल।
और बहुत ज़्यादा कोमल भी, इसी सबसे ज़्यादा स्मार्ट एज इसी को कहा जाता है। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुंदरता से हो, वो अपने वाणी से भी होता है, कार्य से भी होता है, और उस हिसाब से जैसा काम करता है ना उस हिसाब से वो होता है। सिंपल। चलिए, ये हो गया। इस अवस्था में सबसे ज्यादा बच्चा को स्टोरेज करने का, देखिए आपको क्या बताया था कि 5 साल तक के बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। तो 5 साल के बाद जैसे ही वो बाल्यावस्था में आता है, 6 से 12 वर्ष में, तो वो चीज़ों को स्टोर करने लगता है अपने दिमागों में, संग्रहण करने की शक्ति उसमें बढ़ने लगती है अपने आप। चीज़ों को जैसे ही सिखाया जाता है तो बहुत देर तक याद रखता है। मान लीजिए आप 5 साल पहले भी अगर वो चीज़ हुआ होगा तो उसको याद रहेगा। इस तरीके से उसमें स्टोरेज करने का, जैसे पढ़ाने वाला, जैसे 10 दिन पहले क्या हुआ, 2 दिन पहले क्या हुआ, 4 दिन पहले, वो सारा चीज़ आपको ऑब्जर्व रखेगा और एक एक चीज़ का बता देगा कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो उसमें रहता है उस अवस्था में ज़्यादा संग्रहण करने की शक्ति इसमें, इस बाल्यावस्था में। और पिछली अवस्था में क्या बताए थे, शैशवावस्था में, कि मातृभाषा का विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, तो शैशवावस्था में। लेकिन इस अवस्था में लैंग्वेज, भाषा विकास की तीव्र गति होती है। भाषा विकास मतलब जिस भाषा में आप सीख रहे हैं, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा होगी, मतलब इस एरिया की, तो हिंदी हम बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं, बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी, और बात करने, मतलब सभी तरीके से। तो उस लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे तीव्र गति से माना जाता है कि सबसे तीव्र गति से ये सीखता है इसी अवस्था में। मातृभाषा अगर सबसे ज्यादा तीव्र अवस्था में सीखता है तो शैशवावस्था, लेकिन उसमें आ जाएगा कि अगर किसी भाषा को अच्छे तरीके से सीखता है तो वो इसी अवस्था में, बाल्यावस्था में ही सीखता है वो बच्चा। चलिए, ये हो गया आपका बाल्यावस्था में। कुछ और छूटा तो बताइए, और क्या करता है? नेक्स्ट स्टेज क्या है, हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था ना, जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था में ये भी आता है, एडोलसेंस, किशोरावस्था। देखिए, सबसे पहले शैशवावस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा बहुत गति रुक जाता है उसका फिजिकली डेवलपमेंट, लेकिन किशोरावस्था आते ही फिर वो बहुत तीव्र गति से बढ़ जाता है उसका शारीरिक विकास खास करके। तो देखिए, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस अवस्था को माना इसलिए जाता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव वाला होता है अवस्था। इस अवस्था में बालक के बिगड़ने की चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे कठिन काल। विकास का सबसे कठिन काल इसको कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में क्योंकि बालक बहुत ज़्यादा तीव्र गति से अंदर से उसके अंदर उलझन हमेशा रहता है, क्योंकि उसमें वो क्या हो जाता है, परिपक्व होने लगता है ना, और उसे थोड़ी बहुत अभिव्यक्ति भी मिलने लगती है, आज़ादी। तो इसलिए वो संघर्ष वाली अवस्था इसको कह सकते हैं, आंधी तूफान का भी अवस्था इसको कह सकते हैं, इसी को कहते हैं आंधी तूफान वाला। इसीलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है, इसीलिए इसको हम लोग गोल्डन एज, गोल्डन एज भी कहते हैं इसको, गोल्डन स्टेज। आंधी तूफान, उलझन, संघर्ष, तनाव, तनावपूर्ण अवस्था भी रहता है इस अवस्था में, गोल्डन एज, इसीलिए इसको हम लोग गोल्डन एज भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस अवस्था में ना क्या होता है, तनावपूर्ण रहता है बालक, क्या करें कैसे करें, अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कुछ भी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को मतलब साबित करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, समाज में कुछ भी करेगा। उसके बाद फिर वो ना एक रोल मॉडल, उसके लाइफ में कोई ना कोई एक रोल मॉडल आ जाते हैं, जो जिनके रोल मॉडल आ जाते हैं, किन्हीं किन्हीं न किन्हीं को फॉलो करने लगता है, चाहे वो भगत सिंह हो या कोई भी, जैसे भगवान को ही मानते हैं तो हनुमान जी हो, तो एक रोल मॉडल कर लेता है और उसी के हिसाब से वो काम करने लगता है। ठीक है, तो इस लाइफ में
वो जिसको एक बार मान लिया ना, वो उसी के हिसाब से वो चलने लगता है। वो चाहता है कि हम भी ये चीज बने। कैरियर की शुरुआत ना, जिसे एम बनाता है ना, एम तो पहले से भी बना रहता है, लेकिन इस अवस्था में बच्चों में एम बहुत जरूरी है। जब तक इस अवस्था में अगर बच्चा एम नहीं बनाया तो समझिए फिर उसका लाइफ धीरे धीरे बर्बाद भी होने लगता है। तो एम बनाना जरूरी होता है। इस अवस्था में वो चाहता है कि हम इस तरीके का आदमी बनेंगे, ऐसा काम करेंगे उस हिसाब से, तो उसी के ऊपर वो काम करता है। और क्या होता है किशोरावस्था में, बहुत ज्यादा चीज, सबसे ज्यादा तो वो उलझन में ही रहता है, तूफान में रहेगा एकदम। थोड़ा सा क्या बोल दीजिएगा एकदम आंधी तूफान में आ जाएगा। वो माता पिता को भी नहीं पूछता है ना, होता है ना, अपने माता पिता भाई बहन को भी नहीं पूछता है। अगर उसके सामने कुछ मतलब उसके हिसाब से अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल, उसके हिसाब से अगर नहीं हो रहा है तो चलिए। इस अवस्था में विषम लिंगी के साथ आकर्षण ज्यादा होता है। सबसे पहले बताए थे कि खुद से प्यार करता है, फिर बाल्यावस्था में आ गए तो अपने ही लिंग से। और विषम लिंगी आकर्षण ज्यादा होता है इस अवस्था में, मतलब अपने विपरीत लिंग के प्रति वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, और क्या होता है इस अवस्था में बताइए आप लोग। स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल एडोल्सेंस के बारे में ना ज्यादातर यही बात बोले, ठीक है। इन्होंने ही कहा है कि इसे आंधी तूफान की अवस्था इन्होंने कहा था। किसको, किशोरावस्था को। ये बहुत ज्यादा तीव्र गति में होता है, तनावपूर्ण होता है, आंधी तूफान वाली अवस्था होती है। अगर बच्चे से कुछ बोल दिया जाए तो वो बहुत ही उग्र हो जाता है इस अवस्था में। तो ये स्टेनले हॉल, इनका एक थ्योरी भी है, इनका एक बुक भी है एडोल्सेंस नाम का, स्टेनले हॉल का। तो उसमें बहुत सारा व्याख्या भी किए हैं, तो याद रखिएगा। और इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है बालक, मतलब तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन तो वो बाल्यावस्था में होता है, लेकिन इसमें भी तार्किक चिंतन तो नॉर्मल कर ही लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक चीज की समाज में अच्छा बनने के लिए वो कुछ भी करता है। वो चाहता है कि हमारा नाम हो, रोशन हो, मतलब हमें सब अच्छा कहे समाज में सबसे ज्यादा, इस तरीके से। अगर उसको गलत आदत पड़ जाती है तो वो गलत दिशा में भी चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में बच्चों को दिशा का जरूरत बहुत ज्यादा होता है। दिशा की जरूरत बहुत ज्यादा होता है। मिट गया ना। किशोरावस्था पढ़ रहे थे, तो दिशा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है इस अवस्था में, दिशा निर्देश देने की अवस्था। लेकिन उस हिसाब से नहीं, जैसा वो कर रहा है ना, उसको ये नहीं जबरदस्ती उस पर थोपना नहीं है, फिर वो उसके अंदर उग्र वाली भावना आ जाएगी। तो ये देखभाल करना है आपको। बाकी देखते हैं कुछ क्वेश्चन से, सुनता नहीं है लेकिन फिर भी आप डायरेक्शन उसको देना चाहिए, थोड़ा बहुत ध्यान देना देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिए, तो फिर वो बिगड़ भी जाएगा। अगर वो किसी का अच्छा रोल मॉडल उसको मिल गया है तो वो अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा कुछ बोलिए नहीं, उस हिसाब से उसको फ्री छोड़िए। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को एकदम पूरा फ्री छोड़ दिया जाता है, एक बाहरी जीवन से उसका नाता जोड़ने लगता है। वो एक तरह से गैंग वाली एज तो वो थी, लेकिन इसमें भी गैंग बनाना स्टार्ट कर देता है वो अपने तरीके से। चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन वगैरह। जैसे देखिए, पहला क्या है, मानव विकास की अवस्था जिसे सुनहरी गोल्डन एज कहते हैं, अभी पढ़ रहे थे गोल्डन एज। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। तो गोल्डन एज किसको कहेंगे हम लोग, सिंपल शैशवावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था को कहेंगे। ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। अभी हम लोग पढ़े ना इस चाइल्डहुड का, देखिए कौन होगा इसमें, एलिमेंट्री स्कूल एज, स्मार्ट एज, पियर गैंग एज, प्री गैंग एज और गैंग एज, क्या उसको बोलेंगे, कौन सा आंसर होगा इसमें, जल्दी बताइए आप लोग, ऑनलाइन वाले भी। कौन सा आंसर होगा इसमें,
अभी पढ़े ना, चाइल्डहुड में क्या बताए थे, ये प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, एलिमेंट्री तो है ही, बिल्कुल सही है। स्फूर्ति वाली अवस्था भी है, स्मार्ट एज जिसको कहते हैं, बच्चा इस अवस्था में स्मार्ट एज इसी को बोले थे, और भी बहुत सारा नाम था। प्री गैंग एज, प्री गैंग एज किसको कहेंगे, गैंग, इस अवस्था को तो गैंग एज कहेंगे ना। प्री गैंग एज कौन सा हो गया आपका, शैशवावस्था, तो ये आपका नहीं होगा, इसका उत्तर कौन हो गया, सिंपल सी। चलिए बताइए नेक्स्ट, तीसरा, खिलौने वाला आयु कौन सा है। अभी हम लोग देखे थे टॉय एज जिसको कहते हैं, कल देखे थे ना। देखिए टॉय एज एक था, और एक था क्या, खेल वाली विधि, जो खेल के माध्यम से सीखता है। तो इस बाल्यावस्था में वो बच्चा खेल से सीखता है, प्लेवे मेथड से, और इस अवस्था को टॉय एज किसको कहते हैं, शैशवावस्था को। लेकिन यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पूर्व बाल्यावस्था होगा। क्यों, अगर हम एग्जाम में इस तरीके से आ जाए पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूरे बाल्यावस्था। लेकिन अगर यही ऑप्शन में सिर्फ बाल्यावस्था होता और शैशवावस्था होता, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और किशोरावस्था होता और प्रौढ़ावस्था होता, तो सिंपल याद रखिएगा, इस अगर ऐसा ऑप्शन रहता तो सिंपल शैशवावस्था आपका हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, शैशवावस्था होता। लेकिन यहाँ पर बाल्यावस्था के दोनों स्टेज दिया हुआ है, पूरे बाल्यावस्था, तो ये क्या होता है ना कि शैशवावस्था का कुछ स्टेज इसमें आ जाता है, जैसे 2 वर्ष के बाद 3 से 6 वर्ष वाला शैशवावस्था का कुछ स्टेज इसमें आ जाता है, इसलिए पूर्व बाल्यावस्था में होगा। क्योंकि खिलौना टॉय एज इसी को कहा जाता है। 2 साल से पहले का बच्चा तो टॉय से खेलेगा नहीं, खिलौना से, जब भी खेलेगा तो 2-3 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का, तभी खेलेगा। तो ये पूरे बाल्यावस्था में होगा। अगर ऐसे करके आ जाए पूरे बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, तब उस हिसाब से पहला आंसर होगा। अगर ये नहीं रहता तो सिंपल शैशवावस्था में हम लोग लगाते, अगर ये ऑप्शन रहता तो। क्योंकि ये शैशवावस्था इस हिसाब से अगर चलें, सिर्फ टोटल ऐसे रहेगा, तो इसमें से हम बताए थे कि 0 से जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, हाँ जन्म से 5 या 6 जो भी है, स्टेनले हॉल का बताए थे ना, ये बताए थे 6 वर्ष तक, हरलॉक साहब भी बताए हैं 6 वर्ष तक, और भी बहुत सारे हैं मनोवैज्ञानिक अपने हिसाब से 5-6 ऐसे बताते रहते हैं। तो चलिए, किशोरावस्था भी है, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, अगर ये ऑप्शन रहे तो शैशवावस्था होगा आपका। चलिए, बाल काल, चाइल्डहुड होता है, क्या होता है, कौन से, चलिए बताइए इसमें, चाइल्डहुड कौन सा होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे 6 से 12, ये आपका रीट में भी पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि बाल्यकाल पूछ दिया तो 3 से 6 मार देंगे, यहाँ पर नहीं मार पाइएगा। तो उस हिसाब से क्या हुआ, 6 से 12 बाल्यावस्था हो गया। याद रखिएगा, जहां भी अगर 2 बाल्यावस्था दे दे, पूर्व और उत्तर, तो इस हिसाब से एज चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए, विकास के किस काल को अत्यधिक तनाव और दबाव का काल कहा जाता है, संघर्ष वाला, आंधी तूफान वाला, किसको, किशोरावस्था कि प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, कौन सा। अभी हम लोग पढ़े थे किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तनाव और दबाव का, आंधी तूफान का, उग्रता वाली। चलिए नेक्स्ट, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, हम बताए थे कल, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। ऑनलाइन वाले भी सभी लोग बताइए कौन सा इसका उत्तर होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ है। हम लोग कल के बाद ना, कल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन का, मॉडल सेट के आधार पर, सारे जैसे जीके वगैरह भी रहेंगे उसमें कुछ, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहेगा। क्या, किसमें, ऐसा नहीं, सीटेट का सिलेबस है, कहाँ देखें, सीटेट में तो अभी पूछा है ये सारा चीज़। सीटेट में प्रैक्टिकल चीज़ रहता है, थियोरेटिकल उसमें नहीं रहता। क्या, हाँ तो इसमें भी है पढ़ना। अभी देखिए कुछ सिलेबस आया नहीं आपका, इसलिए हम लोग बोले कि बेसिक चलेंगे। आपका जब आरटीई पढ़ाए ना, राइट टू एजुकेशन, तो लोग बोले कि बहुत ज़्यादा कड़ा चैप्टर पढ़ा दिए, ये सब चीज़ नहीं आएगा।
और देखिए यकीन मानिए कि 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा। अगर इस बार एग्जाम हुआ प्रधानाध्यापक का जैसे हुआ था पिछले बार, अगर वही सिलेबस पर हम लेते हैं तो आरटीई से पक्का है कि 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, अनिवार्य है। इसीलिए कुछ लोग बोले कि सीडीपी का कुछ सेक्शन स्टार्ट करिए जो नॉर्मल बेसिक होता है, तो और धीरे धीरे हम उस हिसाब से डेवलपमेंट पर सबसे पहले स्टार्ट किए हैं, उस हिसाब से फिर समाजीकरण होगा, फिर किशोरावस्था में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सब सीटेट का सिलेबस नहीं है, ऐसा थोड़े ना कि सीटेट का, सीटेट में तब पूछा है ये सब चीज़, ये सब रीट वगैरह यूपी टेट वगैरह में पूछता है, स्टेट वगैरह में पूछता है, सीटेट में कहाँ कभी पूछा हुआ है सब। सीटेट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, आप लोग को पता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेगा। फिलहाल 1-2 साल में इधर ऑनलाइन हुआ है तो कुछ कुछ मिक्स क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकल मिल जाएंगे, लेकिन उनका मेन बेसिक चीज है वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछते हैं, आपको थ्योरेटिकल उसमें नहीं रहता है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि तनाव, कभी देखें सीटेट में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए। चलिए सीडीपी का भी कुछ कुछ पार्ट्स रहेगा इसमें, जैसे आप जीन पियाजे का नाम सुने होंगे, कोहलबर्ग का नाम सुने होंगे, नैतिकता वाला, तो इसमें रहेगा, पक्का है कि रहेगा। वो सीटेट में भी सिलेबस में है, इसमें भी रहेगा। प्रधानाध्यापक वाला सिलेबस देखे हैं, उसमें है संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, तो उसमें पियाजे वाला भी चैप्टर रहेगा, कोहलबर्ग का भी चैप्टर रहेगा, और पियाजे का नैतिक भावना वाला विकास भी पढ़िएगा, उसमें पियाजे भी दिए हैं नैतिकता वाला, तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे सारा चीज, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं, अगर पढ़े तो बताइए शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं किस प्रकार के, किस पर आधारित होते हैं। वो जो एक्टिविटी करता है हम लोग कल पढ़े थे, संरक्षित होता है कि वो संज्ञानात्मक होता है कि संवेगात्मक होता है। देखिए बच्चे में इमोशंस उस वक्त नहीं होता है शैशवावस्था में उतना ज्यादा, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। हम आपको बताए थे कि शैशवावस्था में मूल प्रवृत्ति, वो भी कौन सी, सबसे ज्यादा मूल प्रवृत्ति कौन सा एक्टिव होता है, डर बच्चे में होता है ना, कल बताए थे 14 मूल प्रवृत्ति हुआ था, क्या बोले, संवेग इमोशन अलग चीज हो गया, और ये मूल प्रवृत्ति अलग, एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन मूल प्रवृत्ति बताया था कि मूल प्रवृत्ति के हिसाब से वो काम करता है। मूल प्रवृत्ति कितने हैं, 14, उनमें से बच्चों में डर जो होता है ये ज्यादा एक्टिव होता है, ये एक तरह का मूल प्रवृत्ति है उसमें, ठीक है। वो शैशवावस्था में होता है बच्चों में, जब कोई एक्टिविटी करता है बालक शैशवावस्था में, तो वो अपने मूल प्रवृत्ति के हिसाब से, अगर वो खुश है तो उस हिसाब से काम करेगा या कुछ लेगा देगा, अगर डर रहा है तो उस हिसाब से वो रोएगा या फिर कुछ ऐसा करेगा। संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशंस, बच्चे में उस वक्त इमोशंस नहीं होते हैं उतना, बस वो लगता है कि हमको डांटा था डर गया, और इस हिसाब से वो रो देता है, उस वक्त उसमें संवेगात्मक और संज्ञानात्मक नहीं आता है वो सब, ये सब चीज। संरक्षित महसूस तो करता है वो ठीक है, लेकिन क्रियाकलाप के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो उसका जो क्रियाकलाप होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक तरीके से होता है, और इसमें भी कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, डर वाला चीज बच्चों में। चलिए नेक्स्ट, चलिए कल से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आप लोग को, जो प्रधानाध्यापक वाला में कुछ कुछ पूछा है वो प्रीवियस ईयर रहेगा, और कुछ अलग से क्वेश्चन भी लाएंगे हम लोग अलग से, खाली सिर्फ क्वेश्चन के आधार पर हम लोग कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 दिन, उसके बाद हम देखेंगे आगे। जब तक सिलेबस तो अब लग रहा है ऐसा कि कुछ दिन में आ ही जाएगा, जब तक मतलब जिस हिसाब से काम किया जा रहा है, हाँ, तो उस हिसाब से लग रहा है कि 10 दिन के अंदर सिलेबस आ जाएगा, उस पर काम करना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब विभाग को सूचना मिल गई है कि आप जल्दी से अपना सिलेबस तैयार कीजिए, सूचना अब मिल गई है, पहले से नहीं मिली थी, तो अब उनको भी सूचना मिल गया है कि आप अपने हिसाब से उस हिसाब से काम करिए, सिलेबस तैयार कीजिए। तो कम से कम 10 दिन का समय और लग सकता है, कोई जरूर बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग देख रहे थे बिहार स्पेशल में क्या था, इसमें थोड़ा सा एक चीज बताइएगा, सबसे बिहार का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब सबसे उत्तर वाला कौन है, चंपारण, देख लीजिए कौन है, उत्तरी हिस्सा में सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ से देखिएगा, इसे मापिएगा तो सबसे ज्यादा उत्तर में कौन है, चंपारण है। तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण कौन सा है, पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तर में, अगर वही कहते सबसे पूरब में, तो सबसे पूरब में देख लीजिए किशनगंज, इसके नजदीक में कोई है नहीं ना है, यही है किशनगंज, तो ये सबसे पूर्वी भाग में हो गया बिहार के। और आ जाइए, ये हो गया नीचे दक्षिण वाला भाग, दक्षिण वाला भाग में अगर लेते हैं तो देखिए गया और जमुई में थोड़ा सा का अंतर हो जाता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा सा हिस्सा इससे छोटा हो जाता है जमुई, इसीलिए ये दक्षिण वाला हिस्सा को गया में रखा गया है। गया सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है बिहार का,
और आपका सबसे पश्चिम वाला क्या हो गया, पश्चिम में हो गया कैमूर, देख लीजिए यहाँ इसके आसपास कोई है भी नहीं, तो इस हिसाब से सबसे पश्चिम वाला हो गया कैमूर, आगे में हो गया किशनगंज, किशनगंज, कैमूर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण और गया। इस हिसाब से मैप हमेशा डेली याद रखिएगा। इधर से ले चलिए नेपाल से संबंधित कौन कौन है, कल बताए थे, एक बार रिवीजन के तौर पर, चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये कितने हैं टोटल, 7, कितने हैं, 7। इधर आपको टोटल 3 मिलेंगे बंगाल से संबंधित, जो बंगाल से सटे जिले हैं, तो वो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये याद रखिएगा। इधर झारखंड से संबंधित कितने जिले हैं, 8 जिले हैं, 8, और टोटल ये पहाड़ी वाला इलाका है, यहाँ से लगभग इस तरीके से पहाड़ी वाला इलाका चला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा पहाड़ वाला इलाका कौन सा है, तो ये भी पूछ दे सकता है। बाकी पहाड़ी वाला बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे, भूगोल जब पढ़ेंगे ना डिटेल से, नदी वगैरह, मिट्टी वगैरह, तब उस वक्त पढ़ेंगे। चलिए, इधर हो गया, ये भागलपुर किससे संबंधित है बताइए, झारखंड, ये वेस्ट बंगाल से लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। कहाँ से लगेगा, वो झारखंड से सटे जिला है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है और रोहतास है। आपका पूछ देता है ऑप्शन में कि क्या कैमूर आपको झारखंड से लगा हुआ जिला है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखिए थोड़ा सा का अलग हो जाता है, जब ये रोहतास वाला जब हिस्सा है तो ये इसको कट कर देता है अलग से, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा कि कौन सा ऐसा जिला है जो 2 जगह से मिलता है, मतलब 2 अलग अलग राज्यों से मिलता है, रोहतास, कटिहार कैसे होगा, कटिहार 2 जगह से कहाँ मिल रहा है, इधर तो पश्चिम, इधर उत्तर प्रदेश है ना, तो रोहतास देखिए, रोहतास मिल रहा है उत्तर प्रदेश से भी और झारखंड से भी मिल रहा है ना। तो आपको अगर पूछेगा कि 2 जिलों से संबंधित और इधर भी, ये तो फिर देश हो गया ना, 2 राज्य से अगर पूछेगा तो इंटरनेशनल रहेगा। तो ये देखिए नेपाल से संबंधित तो है ही किशनगंज, और इधर पश्चिम बंगाल से, तो एक इंटरनेशनल बॉडी, हाँ इधर कटिहार भी है, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से 2 जगह, तो कटिहार भी आ जाता है। 2 राज्यों से संबंधित जिला कौन कौन आ गया, रोहतास आ गया, कटिहार आ गया। अगर पूछ दे कि एक इंटरनेशनल बॉडी से और एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी से कौन मैच खाता है, मतलब मिलता है, तो किशनगंज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इधर एक पश्चिम चंपारण, ठीक है, दोनों, पश्चिम चंपारण भी नेपाल से सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी इसमें लगा हुआ है, सिंपल। तो ये याद रखिएगा, ऐसे पूछ देता है सिंपल। अगर मैप आपके दिमाग में अट गया ना तो समझिए, मतलब सिर्फ लगभग क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, सिंपल। चौहद्दी में भी हम लोग देख लिए थे, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। हम लोग प्रमंडल भी पढ़ लिए थे कल, पढ़े थे ना, कितने प्रमंडल हैं, 9। सबसे ज्यादा प्रमंडल कौन से प्रमंडल में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, पटना, मुंगेर और कौन, मगध, नहीं तिरहुत था ना, तिरहुत सबसे ज्यादा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तिरहुत में 6 गो आता है, पटना में भी 6 गो आता है,